गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर देना। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। तो आज हम लोग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 2026 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट जो लाइफ में पहली बार अपना एक इतना बड़ा एग्जाम देने आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, मतलब आपका प्रिपरेशन किस तरीके से अभी है, और आगे आने वाले 30 डेज में, है ना, आप देख सकते होंगे डे 1 टू डे 30 में आप किस तरीके से अपने तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जिसके कारण आप बहुत अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम्स में सिक्योर कर सकें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेबस काफी मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट है, रिवीजन करना है, उनके लिए भी है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनका किसी कारण से अभी सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर दो चैप्टर अभी भी पढ़ना बाकी है, तो उनको भी क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए जिससे वो भी अच्छे बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छा कर सके। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए सेशन, है ना। तो जैसे आप ये थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पे डे 1 से डे 30, है ना। अगर आप आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे, अगर आपके उसमें काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, इवन लेस देन 30 आ रहे हैं, तो मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बोर्ड में एक 90+ मार्क्स अभी से भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाबू, एक बहुत मशहूर कहावत है कि कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से चलना जरूरी है ना। टू सक्सीड यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू टेक, है ना। अगर आप सिर्फ पिक्चर प्लानिंग करते रहेंगे, अपने मन में ये सोचते रहेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे, तो कल से करते करते बाबू पूरा समय निकल जाएगा, है ना। आप देख सकते हो आपका पूरा 10th निकल चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी भी कम से कम बचे हुए 30-40 डेज में हम कुछ अच्छा कर सकें, तो आपको आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना जरूरी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। करंट सिचुएशन, है ना। करंट सिचुएशन मतलब अभी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनका इस दिसंबर को 29 तारीख या 30 दिसंबर को जो भी वीडियो मेरा आज या कल में देख रहा है, उसका करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन कुछ बच्चों का अच्छा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है ना, और उनका सिलेबस अच्छे तरह से कंप्लीट है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि अभी उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज में कुछ चैप्टर्स अभी भी ऐसे उसके होंगे जो उसने नहीं पढ़े होंगे, है ना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेंट सिचुएशन है। कुछ बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम हो सकता है, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका मैथ्स, इंग्लिश में जो आपकी राइटिंग सेक्शन होती है उसमें, है ना, स्पेशली साइंस में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बाबू ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना। हो सकता है कि स्कूल में जब चैप्टर पढ़ाया गया हो तो आपने पढ़ा हो सकता है कि जब कोचिंग में, ट्यूशन में आपके सर ने वो चैप्टर पढ़ाया हो तो आप क्लास में बैठे हो, आपने क्लास अटेंड किया हो, आपको उस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता हो, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, या प्री बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया था तो आप यू आर अनेबल टू सॉल्व, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी और ये बात रियल लाइफ में बिल्कुल एप्लीकेबल है ना। अगर आप कितनी भी चीजों को बार बार पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने प्रिपरेशन में परफेक्ट नहीं हो सकते और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप कभी भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज अनदर, जो ऐसे बहुत सारे बच्चों में अभी हो सकता है कि सर चैप्टर तो पढ़ा है लेकिन अभी पूरे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी लेस टाइम लेफ्ट। कुछ बच्चे जब अपने आप में अपना एनालिसिस करते होंगे, है ना, तो उनको ये लगता होगा कि अभी 1 महीना बाद मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन है और मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना। तो इस चीज का भी उनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है कि अरे मैंने पूरा साल तो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे के चक्कर में निकाल दिया और अब लास्ट के जो 1 महीने बचे हैं इसमें भी बहुत कम समय बचा है और मुझे पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है जो बच्चे अपने ऊपर क्रिएट करते हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर तुमने इस आने वाले 30-40 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अपना सारा डिस्ट्रैक्शन हटाकर अपना 30-40 डेज सिर्फ अपने पढ़ाई और प्रिपरेशन पर लगा दिया, तो आपको दुनिया का कोई ताकत अच्छा मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में इतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं हैं कि आप उन चैप्टर्स को कर नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए
बहुत इस वाली चीज से बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। लास्ट टाइम सिचुएशंस के लिए हम लोग हैं आपके साथ। आप मेरे साथ पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो कि सर इस चीज को कैसे किया जाए, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोग उस पर आपको गाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर बाबू एक ऐसा चीज है जो अक्सर हर कोई फेस करता है। जैसे आप अपने घर में अगर बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो आपके मम्मी पापा दिन में आपसे जरूर एक दो बार, है ना, दिन में, नॉट नाउ, कहाँ है यार, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप अभी दिन में कभी पढ़ रहे होंगे, है ना, दिन में अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके मम्मी पापा दिन में एक बार ये जरूर बोलते होंगे कि बेटा बोर्ड एग्जाम से अच्छे से पढ़ो, अच्छा करना है। इवन स्कूल के एग्जाम्स में कभी आपके 5-10% आगे पीछे मार्क्स भी हो जाते थे, तो आपके गार्जियन उतना वरीड नहीं होते थे। लेकिन क्योंकि आपका 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके भाई भाई, है ना, आपके भाई बहन, तो सबको इस बात का रहता है कि नहीं बच्चों अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वो 10th बोर्ड देने जा रहा है ना। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि शर्मा जी के बच्चे ने 90% मार्क्स लाया, तुम्हारा कितने आए, है ना। तो हर शर्मा जी हर बच्चे के लाइफ में रहते हैं, जिसके बच्चे कोई ना कोई बहुत अच्छा किए रहते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जाता है ना। तो हम लोग को किसी भी शर्मा जी के बच्चे से डरने का जरूरत नहीं है। हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अपने तैयारी को पूरा करेंगे, और पूरा करके हम लोग उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो पीयर प्रेशर से भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्टेबल रहना है, और बस अपने तैयारी और अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। क्लियर है। तो ये आपके कुछ करंट सिचुएशंस हैं। अब इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले जिस चीज के बारे में बाबू मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। दिसंबर और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये ऐसा समय होता है जब तक पूरे इंडिया के हर एक स्कूल्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस चलते हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि क्या हुआ, मैं प्री बोर्ड में नहीं मेहनत करूंगा, प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, मेरा मेन मोटिव तो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये वो मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत भारी पड़ता है। उनको इस बात का रियलाइजेशन जब रिजल्ट आता है या जब बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं बनते तब होता है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बाबू हर स्कूल में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का, बहुत अच्छे लेवल पर लिया जाता है, ताकि बच्चों को एकदम बोर्ड जैसा माहौल मिल सके, है ना। जो प्रॉब्लम्स बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली फेस कर सकते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर स्कूल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसीलिए मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या आगे आने वाले 10 दिन 15 दिन में आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो प्लीज उसको बहुत सिंसियरली दीजिए। सिंसियरली देने का मतलब है कि आप उसके लिए फुल तैयार होकर जाइए। कोशिश कीजिए कि पूरे से पूरे तरीके से प्रिपेयर करके और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिया जाए। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से, वो ये है। सबसे पहला बेनिफिट है रियल बोर्ड एग्जाम्स फीलिंग, है ना। बाबू देखो, जब आप अपने कमरे में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या अपने स्कूल के क्लासरूम में जहां आप हर रोज जाते हो, वहां पर बैठ के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो एक होम लाइक फीलिंग है। वो एक ऐसा फीलिंग है जो आप रोज फील करते हो। तो वहां पर कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, और आप क्वेश्चंस वहां पर बना ले जाएंगे। लेकिन एक दूसरे जगह एग्जाम का सेंटर पड़ेगा, वहां पर आप 10-20 लोगों के बीच में बैठकर एग्जाम देंगे, इन्विजिलेटर बहुत स्ट्रिक्ट होगा, है ना। और वहां पर जब आप बोर्ड एग्जाम्स लिखेंगे, तो वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे, बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़कर तो सब गए थे, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला ही भूल गए। तो ये जो फॉर्मूला भूल गए, या ये थोड़ी बहुत सर याद करके गए थे लेकिन अचानक से ये कॉन्सेप्ट भूल गए, तो ये सब तरीके के जो मिस्टेक्स हैं, ये तब आते हैं जब आपको आपका सराउंडिंग चेंज होता है ना। तो जब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपको दिया जाता है, अगर आप उस एग्जाम को सिंसियरली लेंगे और ये फील करके देंगे कि नहीं, ये एग्जाम मेरा प्री बोर्ड है और ये बोर्ड का जस्ट एक प्रैक्टिस है और ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है, तो आपको रियल एग्जाम फीलिंग मिलेगा। और रियल एग्जाम फीलिंग इस सेंस में भी मिलेगा कि जो क्वेश्चन पेपर्स टीचर्स आपके स्कूल्स में बनाएंगे, वो सारा जो है वो एकदम बोर्ड पैटर्न पर होगा। बोर्ड में जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हीं पैटर्न पे वो आपको क्वेश्चंस भी देंगे, तो आपको एक रियल एग्जाम का फीलिंग आएगा। ठीक है।
असेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है जो एग्जामिनेशन के मेन एग्जाम के जस्ट 30-40 डेज पहले कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मैथ्स में 80 में 60 मार्क्स आए, है ना, तो वो बच्चा जब 60 मार्क्स पाता है अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो उसका एनालिसिस कर सकता है। वो ये देख सकता है कि एग्जाम में मेरे कौन कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, कौन कौन से चैप्टर मेरे ऐसे हैं जिस पे मेरा प्रैक्टिस नहीं था या जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मुझे आते थे लेकिन किसी ना किसी कारण से मैं उनको नहीं बना पाया, है ना, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैंने बहुत इजीली स्कोर कर लिया, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सेल्फ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरीके का एनालिसिस अगर हर कोई करता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है अगर हम साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि मेरे कितने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट है, कितने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं है, किन किन के मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत इजीली स्कोर कर रहा हूं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें मैं इजीली स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मार्क्स कट रहे हैं। तो इस तरीके का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप इस सिचुएशन पे रहेंगे कि आप ये ध्यान लगा सकें कि आपको कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है आगे आने वाले 30-40 डेज में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मेरे मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं बनते, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पे मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते, मेरा इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, मेरा लाइट वाला चैप्टर अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में हमको मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये पावर होता है सेल्फ असेसमेंट का। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने बचे हुए टाइम को कहां पर यूटिलाइज करना है और कहां पर नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट इज बाबू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों को अच्छा मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 घंटे का पेपर देने बैठे मैथ्स का, है ना, 3 घंटे में मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चंस बनाने थे, 50 क्वेश्चंस आप घर में बनाने में ले लेते हैं 4 घंटे, लेकिन क्या एग्जाम में आपको वो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं। एग्जामिनेशन इस तरीके का है कि जो टाइम बाउंडेशन है उसी टाइम बाउंडेशन में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं, आपको स्कूल में प्रॉपर 3 घंटे मिलते हैं, तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि उन दिए गए टाइम में हम अपना पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट करें, और सिर्फ कंप्लीट ही ना करें, कंप्लीट करने के बाद पूरे पेपर को कम से कम एक बार रिवाइज करें। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूं और मैथ्स में अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, तो 3 घंटे के मैथ्स के पेपर को मैं कोशिश करूंगा कि 2 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स या मैक्सिमम 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया जाए, और लास्ट के जो भी 15-20 मिनट बचे हैं उनमें एक बार पूरा पेपर रिवाइज कर लिया जाए। रिवाइज करना बाबू बहुत जरूरी है। जब आप एक फ्लो में अपना पेपर कभी भी बनाएंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कहीं 2+2 को आपने गलती से 5 लिख दिया हो सकता है कहीं x² = 2 है तो x का वैल्यू सिर्फ +√2 लिया हो, जबकि x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों √2 हो सकती है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में हो जाते हैं, वो रिवीजन के मदद से, रिवीजन के टेक्निक से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट आपको बताता है कि गिवन टाइम में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है ना। आपको क्या करना है, आप अपने बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, बहुत सारे मॉक पेपर्स हैं, आप उनको बैठिए और अपने घर में भी जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो 3 घंटे का एक टाइमर लगाकर और क्वेश्चंस बनाइए। ऐसा नहीं कि ये सैंपल पेपर बनाना है तो दिन भर में क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो आप बना लेंगे लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। पता चलेगा एग्जाम में अभी एक सेक्शन बचा है और टाइम मुश्किल से 15-20 मिनट बचा है, तो आती हुई चीजें आपके एग्जाम में छूट जाएंगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बाबू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का अंत कोई एक एग्जाम नहीं होता। जिंदगी का अंत कोई एक एग्जाम नहीं होता। आप अपने आप पर इतना ज्यादा प्रेशर मत ले लीजिए कि 10th बोर्ड देना है, 10th बोर्ड देना है, 10th बोर्ड देना है, और इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड अप हो जाए कि आती हुई चीजों को आप एग्जाम में गलत करके आ जाए। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि देखो बाबू, हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जेई नीट के बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे जगह जा चुके हैं, इसीलिए एग्जाम का स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर
आपको अपने अंदर या अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं कर लेना है कि नहीं नहीं अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे 2% भी कम नंबर आ गए तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। लेकिन उस 2% इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण आप आती हुई चीजों को एग्जाम में गलत करके आएंगे, है ना। आप अक्सर सुनते होंगे, अरे यार मेरा पेपर खराब चला गया लेकिन मेरा पेपर बहुत अच्छा था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जाम में हम आते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत गलत करके आ गए। इस तरीके का प्रॉब्लम होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको बाबू किसी भी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए, अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आने मत दीजिए, है ना। आपका तैयारी बस सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। आपने सुना होगा, है ना, कि आप इंसान का, मनुष्य का जीवन का मेन उद्देश्य है कर्म करना। फल कितना आएगा, आपको उसके बदले में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सारा चीज आप छोड़ दीजिए। आप बस इतना सोचिए कि जो करेक्ट प्रोसीड्योर है, जो करेक्ट टेक्निक्स है, जो मेरा सिलेबस है, उसको हम अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, है ना। और जो भी होगा एग्जाम में टेंशन फ्री होकर, मेंटल फ्री होकर एग्जाम देंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि कल को अगर आपको एग्जाम में कोई चीज नहीं भी आ रही है तो आप इन अ बेटर पोजीशन रहेंगे उस चीज के बारे में सोचने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप इतना ज्यादा अपने दिमाग को बॉग्ड कर लेंगे कि आती हुई चीज को भूलने लगेंगे, तो एग्जाम में कोई नए तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, नए तरीके का सवाल आ जाएगा, तो वो कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेंशन फ्री होकर जाओ, जो होगा अच्छा होगा, इस पर बिलीव करो, ताकि एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका दिमाग एक फ्री रहे, फ्री माइंड होकर जाओगे तो नए क्वेश्चंस पे भी सोच पाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, इसको इस कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने ऊपर बिना मतलब का, किसी के कहने पर, किसी के भी कहने पर अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अच्छा करोगे, इस बात का बिलीफ रखो। सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। एंड कमिंग लास्ट, ये जो चीज है बाबू, आपका की स्ट्रैटेजी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आगे आने वाले अपने 30-40 डेज के प्रिपरेशन में आप इसको अपनाइए और आप अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं या प्री बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी देने वाले हैं, या अपने करंट सिचुएशन, आज ही बैठकर एक लिस्ट तैयार करो, है ना। एक पेज निकालो, व्हाइट पेज निकालो, उस पे एक एक सब्जेक्ट लिखो, एसएसटी या मैथ्स, साइंस, एक सब्जेक्ट लिखो। उस सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसमें से कितने कितने चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, उस पे ग्रीन कलर के पेन से टिक लगाओ। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप अभी करेंटली कर रहे हो, उसको ब्लू पेन से टिक लगाओ। और कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है ना, जो आपने अभी तक ठीक से बिल्कुल भी नहीं किया है, या जिसके बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, उसको रेड पेन से टिक लगाओ, ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन 3 कलर में डिवाइड हो जाए। ग्रीन कलर वाले चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिनका प्रिपरेशन आपका अच्छा है। ब्लू कलर वाले चैप्टर्स जिनका मॉडरेट प्रिपरेशन है, जो आप अभी कर भी रहे हो। और रेड कलर वाले चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिनको अभी तक आपने नहीं किया है। तो आगे आने वाले 30 डेज में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है रेड कलर वाले चैप्टर्स पर। रेड कलर वाले चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ना चालू करो और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट में आपको वो बनाने हैं। तो सबसे पहले रेड कलर वाले चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद ब्लू कलर वाले चैप्टर्स करेंगे, और साथ में जो ग्रीन कलर वाले चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। अब सर ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप अपने दिन को एक अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लीजिए। सुबह का समय, दोपहर का समय और रात का समय। मोस्टली ये 3 समय होता है जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे सुबह, सबसे फ्रेश माइंड से सुबह उठिए, है ना, और उसमें जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तब आप नई चीजें सीख सकते हैं। तो उस सुबह में और दोपहर में, ये 2 समय में आप नई नई चीजें पढ़िए। लेकिन लास्ट का एक समय, जो रात का समय होता है, जो लास्ट रात में आप 1-2 घंटा जो पढ़ते हैं अपने सोने से पहले, वहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट को निकालकर उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए जिसपे आपने ग्रीन टिक लगाया था, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर मेरे ये 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। उन 4 चैप्टर को तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उस चक्कर में जो चैप्टर्स अच्छे से आते थे उनको वो रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज नहीं कर पाते तो उनमें उनका मार्क्स कम कम हो जाता है। इसीलिए नई चीजें पढ़नी है, जो चीजें करंट चल रही हैं उनको भी अच्छी चीज अच्छे करनी है, लेकिन जो चीजें अच्छे से आती हैं उनका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए।
मॉर्निंग और आफ्टरनून या इवनिंग तक आप नई चीजें पढ़िए, लेकिन रात में सोने से 1 घंटे 2 घंटे जो समय रहता है जब सोने से पहले, वहां पर आप अपनी चीजों को रिवाइज करिए। जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं उसका नोट्स लेकर के, उसका पीवाईक्यू वगैरह लेकर के थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करिए 3 कलर कोड, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ग्रीन को रिवाइज करना है, ब्लू पर मॉडरेट ध्यान देना है, और रेड वाली चीजों को सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के जिसके बारे में अभी आपको अच्छे से कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले रेड पर फोकस करेंगे, फिर ब्लू पर, और रात के समय में ग्रीन वाले को रिवाइज करेंगे। क्लियर है? अगेन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये तो बाबू ऐसा बात है, तुम दुनिया में किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, किसी भी अच्छे टीचर से पूछ लो, हर एक आदमी जो सक्सेसफुल है, जिसने कोई एग्जाम निकाला है, या जिसने अच्छे 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 मार्क्स लाए हैं, वो आपको यही बोलेगा कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप एक बार कोई भी चैप्टर कितने भी अच्छे से पढ़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल सर मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके सारे एनसीईआरटी भी मैंने पढ़े हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बनाए हैं, उसके पीवाईक्यूज भी बनाए हैं, सैंपल पेपर भी बनाया है, पूरे तरीके से मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या अगर उस चैप्टर को आगे आने वाले 6 महीने तक मैं एक भी बार रिवाइज नहीं करें, तो क्या 6 महीने के बाद मेरी एफिशिएंसी उस चैप्टर में उतनी ही रहेगी? क्या उस चैप्टर के क्वेश्चंस हम उतने ही एफिशिएंट तरीके से बना पाएंगे? आंसर इज नो। अगर आप रिवीजन किसी भी चीज का नहीं कर रहे, तो आप कितने भी अच्छे से अच्छे हैं उस चैप्टर में, आपका अंत में उस चैप्टर से रिजल्ट नहीं आएगा। स्पेशली रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैथ्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। जब आप मैथ्स का प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चे मैथ्स खूब बनाते हैं, अलजेब्रा बना रहे, एपी बना रहे हैं ना, एपी बना रहे, ज्योमेट्री, सर्कल्स, ट्रायंगल्स बना रहे, खूब बना रहे, लेकिन वो सोचते हैं कि एक बार मैंने बहुत अच्छे से बना लिया तो ये चैप्टर मुझे पूरे तरीके से आ गया, और उसके बाद वो उसको रिवाइज नहीं करते, उसके क्वेश्चंस वो रेगुलर इंटरवल पर बना नहीं रहे होते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो टेक्निक्स वो सीखे रहते हैं वो सब भूल जाते हैं, जिसके कारण एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो लगता है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को तो मैंने कितने बार बनाया है, लेकिन एग्जाम में सर बन नहीं पाया। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैंने बार बार हम बोल रहे हैं कि अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे 5 बजे तक आप नई चीजें पढ़ लो, लेकिन रात में जो पढ़ने का समय है, रात में जो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हैं, उस पूरे समय रिवीजन को दीजिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका मार्क्स एग्जाम में अच्छा आएगा, इस बात की 100 नहीं 1000% गारंटी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, अगेन मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस बाबू बहुत जरूरी है। मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि फाइनल बोर्ड एग्जाम देने से पहले कम से कम मिनिमम 5 फुल लेंथ पेपर आप हर सब्जेक्ट में सॉल्व करके जाएं। हम मिनिमम 5 बोल रहे हैं, अगर आपका टाइम अलाउ करता है, परमिट अलाउ करता है, तो आप 5 से ज्यादा 10 भी करके जा सकते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे मार्केट में कोई बुक खरीद लिया अच्छा सैंपल पेपर का, उसमें आप देखोगे आपको हर सब्जेक्ट का 15 से 20 मॉक टेस्ट दिया रहेगा। मॉक टेस्ट का मतलब फुल सिलेबस के पेपर्स दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको सुबह में उठना है, अपना 3 घंटे का एक क्लॉक सेट करना है, और किसी भी एक सब्जेक्ट का एक पेपर लेकर बैठ जाना है। इस तरीके से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, एक गिवन टाइम में एक गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे आपके जो पूरे सिलेबस से, जो एग्जैक्ट बोर्ड का पैटर्न है, तो जब आप बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, और टाइम मैनेजमेंट भी इससे बहुत इंप्रूव होगा। मॉक प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है जो आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधार सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल सुबह हम उठे 9 बजे, अपना अलार्म सेट किया कि 9 से 12 3 घंटे में हम एक साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। हम एक अपना सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर ले लिए और प्रॉपर 3 घंटे में उसको बैठकर सॉल्व किए। ठीक है, 3 घंटे हैं तो याद रखना 2 आवर 30 35 40 मिनट्स तक सॉल्व कर लेना है, और लास्ट के जो 15 20 मिनट्स बचे हैं बाबू, उसमें आपको उसको रिवाइज करना है। किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते समय सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के साथ साथ लास्ट के 10 15 मिनट में रिवाइज भी करना है। जब जब आप रिवीजन करेंगे तब तब आपको ये लगेगा कि अरे ये देखो हम कितना मिस्टेक करने जा रहे थे, अच्छा हुआ मैंने रिवाइज कर लिया और मेरा ये मिस्टेक बच गया, अब मेरा नंबर नहीं कटेगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी मॉक टेस्ट।
ठीक है, इस तरीके से बाबू आपको हर एक सब्जेक्ट का टाइम अलॉट कर करके बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम हर सब्जेक्ट में 5-5 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स, गलती होने के चांसेस, है ना, और किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स को फेस करेंगे, किन क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे, किन क्वेश्चंस को बाद में बनाएंगे, इसका भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं मैथ्स का पेपर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से क्वेश्चंस बनाते हुए आया और मान लो क्वेश्चन नंबर 5 हमको नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 हमको नहीं आ रहा तो हम उसमें 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। जैसे हम 1 2 3 4 बना लिए, 5वें नंबर जब क्वेश्चन जब हम मैथ्स पर पढ़े तो हमको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा, या हम जान रहे हैं कि अगर हम एग्जाम में अटेम्प्ट भी करेंगे इस क्वेश्चन को तो मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में नहीं बनाना। आप तुरंत 5 क्वेश्चन को स्किप करके 6 पर आइए। 6 आता है 6 बनाइए, 7 8 9 10 11 सब आता है, सब बना लिया। फिर 12वें नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे, फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं बन पा रहा है या अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको भी छोड़ देंगे। इस तरीके से जो जो क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में पहले अच्छे से आते हैं उनको पहले बना लीजिए, और लास्ट में जो आपके पास समय बचता है उनमें आप उन क्वेश्चंस को एक अटेम्प्ट दे सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल थे या मेरे से नहीं बन रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, सुनो। बच्चे बाबू क्या करते हैं, बच्चे पेपर देना चालू किए और उनको लगा कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको स्किप नहीं करेंगे, वो लगे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने में। अंत में क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा भी नहीं और एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट 10 से 15 मिनट वो लूज कर देंगे। तो पता चलेगा क्या, इस तरीके से एग्जाम के लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे उनके छूट जाएंगे जो वो बना सकते थे, जिनको वो आता था, लेकिन फिर भी वो बना नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पढ़ने से लगे कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा या हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, 1 सेकंड भी उस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ो और आगे पढ़ो। पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो। पेपर में जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में जो आपके पास समय बचता है फिर आप उन क्वेश्चंस को देखो कि इन क्वेश्चंस में क्या किया जा सकता है। कुछ भी 2-3 स्टेप्स कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उनमें मिल जाएंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम ऑन क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि वो आप नहीं बना सकते या आप बनाओगे तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आप इस चीज का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम में, मेन बोर्ड एग्जाम में आपका एक एक सेकंड बचेगा जो आपके लिए बहुत प्रीसियस है। क्लियर है? लास्ट है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट, फेथ एंड पेशेंस। फेथ एंड पेशेंस से मेरा मतलब ये है बाबू कि आपको अपने ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है ना, कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छा होगा, है ना। जो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली बात की थी कि आपको अपने अंदर बिना मतलब का स्ट्रेस नहीं लेना। आप इस बात पे विश्वास रखिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। किसी के भी कहने पर, फ्रेंड, अरे आपका मेरा दोस्त इतना पढ़ लिया, उसका सारा तैयारी है, मेरा कुछ तैयारी नहीं है, रोज मम्मी पापा सुबह में बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो अच्छा करना ही है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। कोई शर्मा जी का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है रोज सुबह शाम। किसी भी शर्मा जी, वर्मा जी, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी के भी कहने पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस अगर लोगे तो आती हुई चीज बिगड़ जरूर जाएंगी, इस बात की पूरी गारंटी है ना। स्ट्रेस ले ले, बहुत स्ट्रेस ले ले, बहुत स्ट्रेस ले ले, तो बहुत स्ट्रेस लेने से आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, 2 नंबर भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2 नंबर क्या 20 नंबर कट जरूर जाएगा अगर आप अपने ऊपर बिना मतलब का स्ट्रेस लेंगे। आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप 1 घंटे में एक चैप्टर का मतलब मान लो 10 घंटे में आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते थे, तो स्ट्रेस लेकर पढ़ोगे तो 10 घंटे में एक चैप्टर भी ढंग से कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, विश्वास रखिए कि तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बाकी हम एज टीचर्स आपके तैयारी में हमेशा मौजूद हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज में हमको सर का हेल्प लेना चाहिए, तो वी विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है,
और पूरे प्रिपरेशन में स्पेशली साइंस और मैथ्स में हमने अपना रिवीजन सीरीज विद पीवाईक्यूज चालू ही किया है। और आने वाले में आप देखेंगे कि 20-25 जनवरी तक हम लोग पूरा साइंस और मैथ्स आपका एक बार कंप्लीट कर देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब भी देखेंगे आपको क्लास 10th का साइंस और मैथ्स का पूरा वीडियो मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है। और वो सारे वीडियोस में हमने पीवाईक्यूज कवर किए हैं, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको हमने पढ़ाया है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया है और सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। बाबू ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ करना था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था ये बोलते हुए कि मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें बाबू मैंने आपको बताई हैं वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नई है, पहली बार वो इस तरीके का एग्जाम देने जा रहे हैं। और मेरे बातों को बहुत अच्छे से मानिए और जो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए हैं उन पर काम करो। 30-40 डेज में बाबू दुनिया बदल सकते हो तुम, इस उम्मीद से पढ़ो। और किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई गर्लफ्रेंड से बात नहीं करेगा, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई बिना मतलब का इंस्टा और रील्स बनाने के चक्कर में या देखने के चक्कर में अभी 30-40 डेज टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप 30 से 40 दिन अपने प्रिपरेशन को दो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। एक बार बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से कर लो, उसके बाद गेम खेलना, गर्लफ्रेंड से बात करना, जो करना होगा करना, लेकिन 30-40 डेज यू नीड फॉर योरसेल्फ। तुमको अपने लिए मेहनत करना है, किसी और के लिए मेहनत नहीं करना। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम से छपेगा, मेरे नाम से नहीं छपेगा, ना ही आपके पेरेंट्स के नाम से छपेगा। हाँ, पेरेंट्स खुश, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारी सफलता से कोई खुश होगा, तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा खुश होंगे, इसके अलावा और कोई खुश नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपने लिए और अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करो बिना कोई टेंशन लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने रिवीजन सीरीज विद पीवाईक्यू में किसी नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू।